हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी होने वाली कंपेरेटिव पॉलिटिक्स यानी समाजवाद। सॉरी, इसका कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक समाजवाद। तो हम पढ़ेंगे समाजवाद होता क्या है। पहले इसका अर्थ जान लेते हैं कि समाजवाद आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में से एक प्रमुख विचारधारा है। इसका सीधा संबंध मानवीय जीवन के व्यापक समस्याओं से है। मतलब एक ये प्रमुख विचारधारा है जो हमारे मानवीय समस्याओं को बताती है। समाजवाद पश्चिमी देशों में राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करके कल्याणकारी राज्य के रूप में स्वयं को परिभाषित करता है। समाजवाद क्या है? एक पश्चिमी देशों के राज्य द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था है जो एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने का प्रयास करती है। बुनियादी अवधारणा के तौर पर कहा जाता है कि प्राकृतिक संपदा का उत्पादन और वितरण राज्य या समाज के माध्यम से होना चाहिए। जो बुनियादी इसकी अवधारणा वो क्या कहती है कि प्राकृतिक संपदा का वितरण यानी बंटवारा राज्य के हिसाब से होना चाहिए। मतलब उसका नियंत्रण राज्य के हाथ में होगा, उसके हिसाब से वह सभी वर्गों में संसाधनों का बंटवारा करेगी। समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है और उनका प्रयोग सार्वजनिक सेवा के उद्देश्य से किया जाता है, निजी लाभ को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। जो समाजवाद व्यवस्था है उसमें क्या है? उसमें ये होता है कि जो ये देश के जितने संसाधन होते हैं, जितने धन संपदा होती है, वो किसके अंडर में आती है? राज्य के अंडर में आती है। और ये समाजवादियों का मानना है कि यदि देश की सारी संपदा और प्राकृतिक संसाधन यदि राज्य के अंडर में होंगे तो उससे क्या होगा? सभी वर्गों में समान रूप से उनका वितरण किया जाएगा और निजी निजी लाभ को ये ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। और इसमें निजी लाभ नहीं होता है, तो सामाजिक लाभ होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूंजीवाद प्रणाली को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है, परंतु समाजवाद प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था राज्य के अंतर्गत नियंत्रित होती है। हम यदि पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद क्या होता है? मुक्त व्यापार होता है, मुक्त बाजार होते हैं और क्या कहते हैं, निजी निजी व्यापार होता है और निजी विकास के लिए प्रक्रिया चलाई जाती है। जबकि इसका ठीक उल्टा समाजवाद में क्या होता है? सामाजिक प्रक्रिया होती है, समाजवाद के अनुसार कार्य होते हैं और सामाजिक कल्याण हेतु योजनाएं बनाई जाती हैं। तो समाजवाद का मुख्य बिंदु क्या हो गया? ये समाज से जुड़ी है और इसकी जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वो समाज को लेकर चलती है, ना कि एक व्यक्ति को लेकर। ये व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक होती है। समाजवाद के अनुसार धन तथा संपदाओं का वितरण राज्य द्वारा वितरित या नियंत्रित हो ताकि निजी संपत्ति जैसे विचारों का उदय ना हो। समाजवाद के अनुसार धन और संपदाओं का वितरण राज्य के द्वारा हो ताकि निजी संपत्ति जैसे विचारों का उदय ना हो। ये चाहते हैं कि ये समाज को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि विकास हो समाज को लेकर हो, सामाजिक विकास हो, ना कि व्यक्तिगत विकास हो। इनका मानना है कि यदि सामाजिक विकास होगा तो देश का विकास भी बहुत तेज़ी से होगा, परंतु इसका ठीक उल्टा पूंजीपतियों का मानना है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मानना है। यदि व्यक्तिगत विकास होगा तो यदि विकासशील होगा तो व्यक्ति के द्वारा एक संस्था का विकास होगा और संस्था के द्वारा एक देश का विकास होगा। समाजवादी प्रणाली वर्ग संघर्ष की संकल्पना पर आधारित है। तो ये किसके ऊपर आधारित है? वर्ग संघर्ष की संकल्पना पर आधारित है। इसके अनुसार जब तक समाज धनवान और निर्धन वर्गों में बटा है तब तक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था केवल धनवान वर्गों के प्रभुत्व को बढ़ावा देती है। इनका कहना है कि जब तक समाज अनेक वर्गों में बटा रहेगा तो तब तक क्या रहेगा? वर्ग संघर्ष रहेगा और धनवान लोगों का प्रभुत्व बना रहेगा। जो अमीर लोग हैं उनका प्रभुत्व बना रहेगा। लेकिन समाजवादी व्यवस्था चाहती है कि ऐसा ना होकर हम वर्ग विहीन की जगह एक वर्ग बनाएं जैसे सभी लोग समान हो और सभी लोगों के पास सभी चीज़ें समान हो। जैसे कहने का मतलब है, एक घर में 10 लोग या 5 लोग रहते हैं, तो जो चीज़ तुम्हारे पास होगी वो तुम्हारे साथ रहने वाले व्यक्ति के पास भी सेम होगी। अगर तुम्हारे पास एक पैंट है तो उसके पास भी एक पैंट होगा। तुम्हारे पास खाने के लिए 2 रोटी तो उसके पास भी खाने के लिए 2 रोटी होगी। इनका कहना ये है एक तरीके से। इसलिए इसमें धन, इनाम और
सम्मान का बराबर बंटवारा स्थायी और न्यायपूर्ण समाज का आधार माना गया है। इसलिए इसका मेन मोटिव क्या है, धन हो चाहे नाम हो चाहे सम्मान हो, सबको बराबर माना जाए। मतलब कहने वाला जो सम्मान हम डॉक्टर को देते हैं वही सम्मान हम एक टीचर को भी दें, वही सम्मान एक इंजीनियर को भी दें, वही सम्मान एक हम नेता को भी दें। मतलब सभी के लिए सम्मान बराबर, ईमान बराबर, धन बराबर। और ये ऐसे ही एक न्यायपूर्ण समाज की ये कल्पना करते हैं। अतः समाजवाद के अनुसार साधारण के रक्षा के लिए प्राकृतिक धन और संपदा का नियंत्रण राज्यों को सौंप देना चाहिए। अतः ये लोग क्या कहते हैं कि जितनी भी धन संपदा है देश में उपस्थित है या फिर जितने संसाधन हैं वो सारे किसको सौंप देना चाहिए, सरकार को, यानी राज्य को। सारी चीज़ें किसके अंडर होनी चाहिए, सरकार के अंडर। कोई भी व्यक्तिगत या निजी संपदा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे पास एक घर रहने के लिए तो सामने वाले पास भी एक घर रहने के लिए हो, जो तुम्हारे पास मतलब सामने वाले के पास सेम चीज़ हो, ना कि उसके पास ज़्यादा हो तुम्हारे पास कम, या फिर तुम्हारे पास ज़्यादा उसके पास कम। तो ये ऐसी देश की कल्पना नहीं करता जिसमें संसाधनों का बंटवारा कम ज़्यादा हो, बल्कि एक ऐसे देश की कल्पना करता है, ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें सभी संसाधनों का बंटवारा समान रूप से वितरित हो। तो इसकी परिभाषाएं क्या है, भारत जैसे देश हो या भारत में विकास के पथ पर अग्रसर राष्ट्र में ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव आदि राजनीतिक व सामाजिक चिंतकों के द्वारा गांधीवाद, समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में परिभाषित किया है। और ऐसे ही हमारे देश के अनेक विचारकों या फिर विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं और इसके ऊपर चिंतन किया है। बनोड शो के अनुसार समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण से है। यह नियंत्रण समाजवाद के किसी एक वर्ग के द्वारा न होकर स्वयं समाज के द्वारा होगा और धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया जाएगा। और जो बनोड शो है वो कहते हैं कि समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति और आधारभूत साधनों के नियंत्रण से है। यह नियंत्रण समाज के किसी एक वर्ग के द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पूरे समाज द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। मतलब इनका कहने मतलब है जो एक देश है उस देश की चलने की प्रक्रिया केवल एक व्यक्ति द्वारा ना होकर पूरे समाज के नागरिकों के द्वारा हो। और बेकर कोकर के अनुसार, जो ये एक समाजशास्त्री हैं तो जिन्होंने परिभाषा दी है कि समाजवाद वह नीति या सिद्धांत है जिसका उद्देश्य एक लोकतांत्रिक केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रचलित व्यवस्था की अपेक्षा धन का श्रेष्ठ कर वितरण और उसके अधीन रहते हुए धन का श्रेष्ठ उत्पादन करना है। जो बेकर है वो कहते हैं समाजवाद वह नीति है या सिद्धांत है जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक या केंद्रीय सत्ता में धन को श्रेष्ठ मानकर उसको एक जगह व्यवस्थित करके नहीं उसको समान रूप से समाज में बंटवारा करने से है और उसका अत्यधिक उत्पादन करने से है, श्रेष्ठ उत्पादन करने से है। तो समाजवाद का उदय कैसे हुआ? यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में आदर्श राज्य के एक आधार के रूप में एक साम्यवादी व्यवस्था का विस्तृत प्रतिपादन किया है, जिसमें अभिभावकों के बीच केवल संपत्ति ही नहीं वरन परिवारों के सभी सामूहिकरण की बात की गई है। तो यूनानी दार्शनिक प्लेटो क्या कहते हैं, उन्हीं के अनुसार समाजवाद की वैसे बात की गई है, उन्होंने ही सबसे पहले इसकी परिभाषा दी थी। तो वो कहते हैं कि आदर्श राज्य के आधार के रूप में देखे तो साम्यवादी व्यवस्था का विस्तृत प्रतिपादन किया जाना चाहिए और उसका एक विस्तार के रूप में बांटना चाहिए, उसकी सारी चीज़ों का बंटवारा होना चाहिए, जिसमें अभिभावकों के बीच केवल संपत्ति ही नहीं बल्कि परिवारों के सभी समूहीकरण की बात की है। इस दृष्टि से यूनानी दार्शनिक प्लेटो प्रथम समाजवादी विचारक था या बने। समाजवाद के इतिहास पर हम देखते हैं कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में समाजवाद की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई, बल्कि व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रक्रिया फलस्वरूप समाजवाद का विकास हुआ। कहने का है कि समाजवाद की जो इतिहास है वो अभी से नहीं है, बहुत पहले से ही नज़र आ रहा है प्लेटो के इतिहास से लेकर। तो उनका कहना है कि समाजवाद की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई है, बल्कि व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुई है।
तो व्यक्तिवादी विचारधारा क्या होती है? व्यक्तिवादी विचारधारा में केवल एक व्यक्ति के ऊपर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, व्यक्ति को ही मैन मानकर सारे कार्य किए जाते हैं। तो बल्कि इसमें उल्टा है, व्यक्ति को मैन ना मानकर समाज को अत्यधिक बल दिया गया समाज के ऊपर। भारत में गौरवशाली अतीत में समाजवादी भावबोध के दर्शन होते हैं। यदि भारतीय धार्मिक साहित्य का सूक्ष्म अवलोकन करें तो यह ज्ञात होता है कि लोक कल्याण की सामाजिक भावना धार्मिक संहिता में सभ्यता के से ही प्रारंभ है विद्यमान थी। ऋग्वेद में दानदाता का गुणगान तथा कृपण की निंदा की गई है और इसके साथ ही धन के समान वितरण पर जोर दिया गया है। जो हमारा वेद है ऋग्वेद, तो उसमें भी ये बताया गया है कि ये जो धन है, धन संपदा है जो देश में उपस्थित है, उसका समान रूप से बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, ना कि किसी के पास कम और किसी के पास ज़्यादा का वितरण होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? सारी आर्थिक गतिविधि राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण में रखी जाती है। जो जितनी भी आर्थिक गतिविधि है वो किसके अंडर में आती है? राज्य के अंडर में आती है। राजनीतिक पदों के चुनाव के लिए मतदाताओं को केवल साम्यवादी दल के द्वारा मनोनीत उम्मीदवार का चयन करना पड़ता है। उन्हें अन्य किसी उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता। और जिस तरह हमारे देश में अलग अलग पार्टियां बनी हैं, अलग अलग दल बने हैं और हम अपनी मर्जी से उसमें चुन सकते हैं, साम्यवादी व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो है साम्यवादी दल होता है वो ही अपने प्रतिनिधि खड़े करता है, उनमें से हमें किसी एक प्रतिनिधि को चुनना पड़ता है। इसमें नागरिक स्वतंत्रताओं के मुकाबले नागरिक के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का प्रमुखता दी गई है। इसमें नागरिक स्वतंत्रताओं के मुकाबले सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्रमुखता दी है, यानी समाज को अधिक प्रमुखता दी है, ना कि एक नागरिक को। ये जरूरी नहीं कि सारे समाजवादी प्रणाली में इस तरह के लक्षण हों। कुछ लोकतांत्रिक देशों में परिवर्तन भी होते हैं, जैसे हमारा देश है, उसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं से सम्मिलित है। हमारे देश में एक व्यक्ति को भी इम्पोर्टेंट माना जाता है और एक समाज को भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसीलिए हमारे देश क्या है? मिश्रित व्यवस्था है। समाजवाद व्यक्ति की विरोधी विचारधारा है कि व्यक्तिवाद में व्यक्ति केंद्र बिंदु है, जबकि समाजवाद में समाज को केंद्र बिंदु माना गया है। मतलब समाजवाद व्यक्तिवाद का विरोध करता है, क्योंकि व्यक्तिवाद में केवल एक व्यक्ति को इम्पोर्टेंट माना जाता है, केंद्र बिंदु माना जाता है, मुख्य केंद्र बिंदु। जबकि इसका उल्टा क्या? समाजवाद में एक समाज को केंद्र बिंदु मानकर ये सारे कार्य किए जाते हैं। समाजवाद शोषण का विरोध करता है, क्योंकि समाजवाद में सभी वर्गों को ध्यान में रखकर संशोधन और धन संपदा का वितरण होता है। समाजवाद शोषण का विरोध करता है, क्योंकि समाजवाद में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है और संसाधनों और धन संपदा का वितरण किया जाता है। समाजवाद सभी वर्गों के बीच समानता व्यापक करता है, सभी वर्गों में समानता व्यापक करता है। और किस तरीके से करता है? लास्की के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक असमानता अधूरी है। पहले पढ़ते हैं वर्गों के बीच समानता व्यापक कैसे करता है। वो इस तरीके से, क्योंकि वो सभी धन संपदा को जितने भी लोग हैं समाज में सबको बराबर रूप में बांट देता है। इस तरीके से वो समानता स्थापित करता है। और इसी के ऊपर लास्की कहते हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता अधूरी है। 8 का समाजवाद में आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए कोई स्थान नहीं है। समाजवाद में क्या है? प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, क्योंकि उसमें सभी लोगों के पास सभी चीज़ें बराबर होंगी, तो काय की प्रतिस्पर्धा होगी? इसीलिए उसमें प्रतिस्पर्धा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो समाजवाद के विचलित रूप हैं समष्टिवाद, श्रमिक संघवाद और फेवियनवाद और श्रेणी संवाद। तो इसके 4 प्रचलित रूप हैं। तो इसकी कुछ साम्यवाद क्या है? सैद्धांतिक रूप से साम्यवाद में राज्य प्रणाली और निजी संपत्ति के उन्मूलन एवं वर्गहीन और सुशासित समाज का निर्माण शामिल है। साम्यवाद में क्या होता है? निजी संपत्ति और राज्य प्रणाली का उन्मूलन यानी एक खात्मा है, और वर्गविहीन समाज की स्थापना है। वर्गविहीन समाज मतलब समाज में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, जैसे अमीर गरीब
या फिर मध्य वर्गीय, मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, केवल एक वर्ग होना चाहिए जिसे सामाजिक वर्ग कहा जाएगा। इसी तरह लेनिनवाद है। लेनिनवाद ने मार्क्स के विश्व में मजदूरों को, मजदूर एक हो जाओ की जगह एक देश के एक समाज की सपना देखा। लेनिनवाद का मुख्य उद्देश्य किसान और मजदूरों की उत्पत्ति की है। मतलब जो है लेनिन वो कहते हैं, वो स्पेशली किसानों और मजदूरों के विकास की बात करते हैं, तो उससे लेनिनवाद कहते हैं। एक माओवादी भी है, माओवादी में भी कुछ इसी इसी प्रकार मजदूरों और समाज के विकास की बात की गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।